हाय, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं स्टोरी कार्ड पर एक और नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है परिवर्तन, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कार्ड को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह, इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चूं करने की भी हिम्मत न पड़ती। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका तक न हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात नहीं थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, परंतु अपनी सामत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहीर ने कहा कि हैं तो इतने बड़े आदमी, पर काम ऐसा करते हैं कि कमीन भी करते लजाएगा। बस इतना कहना था कि बात नमक मिर्च लगकर ठाकुर साहब के घर पहुंच गई और बेचारे मैकू की शामत आ गई। दूसरे दिन ड्योढ़ी पर मैकू को बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो इस बार वह गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो यह जहर का घूंट सा पीकर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से रहा न गया। उसने 10-20 खरी खोटी सुनाकर ही अपने दिल को शांत किया, किंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बोरिया बिस्तर बांधकर वह गांव ही छोड़ देना पड़ा। ठाकुर खेत सिंह बड़े भारी इलाकेदार थे। 16,000 सालाना सरकारी लगान देते थे। दरवाजे पर हाथी जुमा करते। घोड़े, गाड़ी, मोटर और न जाने क्या क्या उनके पास था। 2 संतरी कीरच बांधे 24 घंटे दरवाजे पर खड़े रहते। जब बाहर निकलते सदा 10-20 लठैत जवान साथ होते। उस इलाके में न जाने कितने बैठे बैठे मुफ्त खा रहे थे और न जाने कितने मटिया मेट हो रहे थे, पर इस पर टीका टिप्पणी करके कौन आफत मोल ले। ठाकुर साहब का आतंक इलाके भर में छाया हुआ था। उनकी नादिरशाही को कौन नहीं जानता था। किसी की सुंदर बहू बेटी ठाकुर साहब के नजर तले पड़ जाए तो और उनकी तबीयत आ जाए तो फिर आकाश पाताल एक ही क्यों न करना पड़े, किसी न किसी तरह वह ठाकुर साहब के जनान खाने में पहुंच ही जाती थी। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते, जो सदा इस बात की टोह में रहते कि कोई सुंदरी स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार उसे बहलाकर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से उनसे नाराज रहते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मद से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे चाहे ना आवे, उनको जरा भी परवाह न थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह ही रखते थे। वह बीए फाइनल का विद्यार्थी था। बड़ा ही नेक और सच्चरित्र युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। एक दिन फिर वह गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ाकर लाई गई थी। कुम्हार के घर पे हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताजा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराजगी को दूर करने आए थे, वहीं फिर से वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा, रिवॉल्वर भरा हुआ रखा था। अब हेत सिंह घर पहुंचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाहिबों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक? बहुत दिनों में आए।
बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब की किसी भी बात का उत्तर न दिया। वह तो अपनी ही धुन में बोला, भैया क्या मनका कुम्हार की बहू आपके घर में है? यदि है तो उसे वापस भिजवा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए बोले, हेत सिंह तुम कल के छोकरे हो, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जाओ भीतर जाओ, हाथ मुंह धोकर कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मनका कुम्हार की बहू को आप वापस पहुंचवा दीजिए। मैंने एक बार फिर तुम्हें समझा दिया कि तुम मेरे निजी मामलों में दखल मत दो। फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप उसे वापस पहुंचाएंगे या नहीं? हेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहता। मेरे सामने से चले जाओ इसी वक्त। हेत सिंह अब सह न सके। जेब से रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किंतु तीनों निशाने ठीक न पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से साफ बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ा गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सजा हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस पर से उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिसमें उसे 7 साल की सजा और हो गई। ठाकुर साहब का तो बाल भी बाका ना हो सका। यद्यपि ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी स्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के बाद चंपा ने उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई। दादा, आप अब इन बातों को, इन आदतों को छोड़ दें तो अच्छा हो। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ झेप से गए। बोले, बेटी मैं कुछ नहीं करता, तुझे विश्वास ना हो तो चलकर अपनी आंखों से देख ले एक बार। वैसे तो लोग ना जाने कितनी झूठी खबरें हो रहा करेंगे, पर तुझे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब अपने घर चले आए। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों न छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना चाहिए। अब नरेंद्र, उनका लड़का, भी समझदार हो गया है। उसके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों न कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेंद्र पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और यह लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उनके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर यह लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम को भी न थी। रिमझिम बरसता हुआ पानी बड़ा ही सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूरियां जरा ठंडी थी। वह ताजा पूरियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वह एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। पर वे तो खाना लाने गए थे और यहीं आने वाले थे। होटल यहाँ से करीब ही है। वे कहते हैं कि आप वहीं चलकर भोजन कर लें, कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा ना पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा, आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापस आ जाएंगी। क्षण भर तक
चंपा को न जाने क्या सूझा। फिर कुछ सोचकर वह उस आदमी के साथ चल दी। स्टेशन से बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पासी के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा कि वह सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हुए हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर पर डाल दिया। मोटर 9-2-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता नहीं था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले, पर चंपा नहीं मिली। तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। प्रदेश में वह और कर ही क्या सकता था, किंतु वहां की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बना दी जाती थी। फिर भला एक परदेशी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सका तो वह फिर संतोष कुमार के गांव भी न जा सका। वहीं धर्मशाला में ठहर कर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे में चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजे और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवालों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें भी लगी हुई थी। एक तरफ एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी वस्त्र चुने हुए रखे थे। जमीन पर दरी बिछी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा रखी थी। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम कुर्सियां और कोच पड़े थे। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए बोली कि यह खाना खा लो, अब रो पीट कर क्या करोगी, यहाँ का रोज का ही कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वह नहीं जानती। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब दिन चढ़ाया था। वहां पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इसी प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वह सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया, बेटी! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। तो दोस्तों, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी परिवर्तन। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।